हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद। आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 से संबंधित अध्याय आर्थिक विश्लेषण विधि का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण विधि के अंतर्गत दो विधियों का अध्ययन किया जाता है, निगमन एवं आगमन विधि या प्रणाली। तो इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला, आर्थिक विश्लेषण विधि का आशय क्या है, जानेंगे। उसके बाद आर्थिक विश्लेषण विधि क्या है, इसको जानेंगे। जैसे इसमें दो बातें आएंगी, पहला निगमन विधि या निगमन प्रणाली और दूसरा आगमन विधि या आगमन प्रणाली। पहले निगमन प्रणाली का गुण दोष देखेंगे, उसके बाद आगमन प्रणाली के गुण दोष पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात दोनों प्रणालियों की पूरकता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर आर्थिक विश्लेषण विधि का आशय क्या है, ये जानेंगे। अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण रीति या विधि से आशय उस तर्कपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका उपयोग सत्यता की खोज के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करके निष्कर्ष निकालते हैं। विज्ञान में होता क्या है कि कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और ऐसा करने के लिए कुछ निश्चित नियमों को अपनाया जाता है या विधियों को अपनाया जाता है। इन विधियों या प्रणालियों को अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियां या विधियां कहा जाता है। इसको कोसा ने परिभाषित किया है। रीति शब्द का अभिप्राय उस तर्कपूर्ण प्रणाली से है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने हेतु किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन की रीतियों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के संदर्भ में बेजहाट ने लिखा है कि यदि आप ऐसी समस्याओं को बिना किसी रीति के सुलझाना चाहते हैं तो आप ठीक उसी प्रकार असफल रहेंगे जिस प्रकार की एक साधारण आक्रमण के द्वारा किसी आधुनिक दुर्ग को जीतने में। अब दूसरा बिंदु है आर्थिक विश्लेषण की विधियां या प्रणालियां। इसमें पहला पॉइंट आता है निगमन या अनुमान प्रणाली। निगमन या अनुमान प्रणाली, इस रीति को काल्पनिक रीति, विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति आदि अनेक नामों से जाना जाता है या पुकारा जाता है। इस रीति का प्रयोग प्रथम बार ब्रिटेन के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया है। इस रीति अथवा प्रणाली में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है या सामान्य अध्ययन के आधार पर विशिष्ट अध्ययन की खोज की जाती है। उदाहरण, यह एक स्वयं सिद्ध बात है कि मानव मरणशील है। यह सामान्य सत्य है। ये सभी लोग जानते हैं कि स्वयं सिद्ध बात है कि मानव मरणशील प्राणी है। यह क्या है? सामान्य सत्य है। अब इसके आधार पर तर्क की सहायता से यह कहा जा सकता है कि एक्स जो एक मनुष्य है अवश्य मरेगा। यह क्या है? विशिष्ट सत्य है। मानव मरणशील है, यह सामान्य सत्य है, लेकिन एक्स जो एक मनुष्य है अवश्य मरेगा, यह क्या है? विशिष्ट सत्य है। इसी प्रकार यह सामान्य सत्य है कि अन्य बातें समान रहने पर ज्यों-ज्यों वस्तु की कीमत घटती है त्यों-त्यों उस वस्तु की मांग बढ़ती है। अर्थशास्त्र में होता क्या है?
अन्य बातें समान रहने पर या स्थिर रहने पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है तो उस वस्तु की मांग जो है बढ़ती जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है। अब है निगमन प्रणाली के दो रूप। निगमन प्रणाली के दो रूप होते हैं, पहला गणितीय रूप और दूसरा अगणितीय रूप। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ज्यादातर अगणितीय रीति का प्रयोग किए हैं। 19वीं शताब्दी में एजवर्थ ने गणितीय रीति का प्रयोग बहुत ज्यादा किया था तथा बाद में हिग्स ने उदासीनता वक्र की व्याख्या में गणितीय रीति का प्रयोग किया और वर्तमान समय में तो गणितीय रीति अर्थशास्त्र का मुख्य बन चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के युग में आंकड़ों के माध्यम से ही सभी अध्ययन किए जाते हैं, इसलिए वर्तमान समय में गणितीय विधि का ही उपयोग किया जाता है। अब है निगमन प्रणाली के गुण। वास्तव में क्या क्या गुण हो सकते हैं इसके। पहला, सरलता का गुण है इसमें। अपेक्षाकृत मतलब दूसरे अध्ययन के अपेक्षाकृत अधिक सरल है, आसानी से समझ सकते हैं और इस रीति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, वास्तविकता। इस रीति में निकाले गए निष्कर्ष जो हैं सत्य होते हैं एवं शुद्धता होती है, इसलिए वास्तविकता का गुण इसमें विद्यमान है। उसी प्रकार से तीसरा है, निश्चितता का गुण रहता है। यह रीति स्वयं सिद्ध एवं सर्वमान्य बातों पर आधारित है, जिससे निश्चितता अधिक आ जाती है। चौथा गुण है, सर्वव्यापकता का गुण भी इसमें है। यह प्रणाली या निगमन प्रणाली सर्वव्यापक है, निकाले गए निष्कर्ष सुनिश्चित, सत्य एवं सभी देशों में लागू होंगे। पांचवा गुण है, निष्पक्षता का गुण। अन्वेषक मनमाने ढंग से इसका प्रयोग नहीं कर सकता, सही सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अन्वेषक या सर्वेक्षक जो है, जो सर्वे करने जाता है या आंकड़ा कलेक्ट करने जाता है, वो मनमाने ढंग से इसका प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि सही सर्वेक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। छठवां गुण है, अनुभव या आगमन प्रणाली की पूरक प्रणाली। यह प्रणाली जो है अनुभव प्रणाली या आगमन प्रणाली का सहायक प्रणाली है। अर्थशास्त्र में सदा प्रयोग संभव नहीं है, अतः निगमन प्रणाली की जरूरत होगी। सातवां गुण है, भविष्यवाणी की संभावना। इस प्रणाली के द्वारा हम आर्थिक घटनाओं का भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो भी आर्थिक जगत में आर्थिक घटनाएं दिन ब दिन बीतते रहता है, उसका भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक उपभोग की आय भविष्य में बढ़ेगी, एक उपभोक्ता की आय भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी या साथ साथ बचते बढ़ेगी, ये सब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। आठवां गुण है, आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता नहीं है। निगमन प्रणाली का पूर्ण लेखा जोखा अनुमानों पर आधारित है, इसलिए इस प्रणाली में आंकड़ों को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं गुणों के कारण इस प्रणाली की प्रशंसा करते हुए केयरनेस ने लिखा है कि यदि सावधानी से काम लिया जाए तो अनुमान प्रणाली अतुलनीय है और मानव बुद्धि द्वारा अन्वेषण करने वाले यंत्र में अनंत शक्तिशाली यंत्र है। निगमन या अनुमान प्रणाली के गुण के पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे निगमन प्रणाली के दोष क्या हैं। इसके दोष भी निकाले गए हैं। जैसे पहला है, निष्कर्ष वास्तविकता से परे होते हैं। दोष में कहा गया है कि जो निष्कर्ष निगमन प्रणाली के द्वारा निकाले जाते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, ऐसा मानना है। इस प्रणाली से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि जिन बातों को सामान्य सत्य मानकर चलते हैं वो सदैव सत्य नहीं होते हैं। दूसरा दोष है, निष्कर्षों की व्यवहारिकता में कमी। अनुमान प्रणाली के निष्कर्ष तर्क के आधार पर तो सही हो सकते हैं, परंतु व्यवहार में सत्य नहीं हो सकते, ऐसा मान्यता है। तीसरा दोष है, सार्वभौमिकता का अभाव।
यह प्रणाली किसी एक देश के लिए सार्वभौमिक हो सकता है, परंतु सभी देशों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां सभी देशों का समान नहीं होती है। चौथा, अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास का असंभव होना। ये भी एक दोष है निगमन प्रणाली का। इस प्रणाली के प्रयोग से अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं हो रहा है इसके अंतर्गत। पांचवा दोष है आर्थिक दशाओं को यथा स्थिर मान लेने की गलत धारणा है। यह प्रणाली यह मानकर चलती है कि आर्थिक दशाएं यथा स्थिर रहती है, जबकि यह गलत धारणा है। अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक दशाएं हमेशा परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए इस दोष को सही भी माना जा सकता है। अब है आगमन या अनुभव प्रणाली। आर्थिक विश्लेषण विधि का ये दूसरा पार्ट है, आगमन या अनुभव प्रणाली। यह प्रणाली देखिए, यह प्रणाली अनुमान प्रणाली के ठीक विपरीत होती है। जैसे मान लीजिए निगमन प्रणाली में होता क्या है, सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाते हैं, सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाते हैं, लेकिन ये ठीक उसके विपरीत कार्य करती है। जैसे आगमन प्रणाली में होता क्या है, विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की खोज की जाती है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत निरीक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है, फिर उन विशिष्ट सत्यों से सामान्य सत्य निकाले जाते हैं। इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें होता क्या है, आगमन प्रणाली में परिणाम सामने रहता है, यह विशिष्ट सत्य है, और उसका कारण खोजते हैं और जो कारण मिलता है वो क्या कहलाता है, सामान्य सत्य। लेकिन निगमन प्रणाली में होता क्या है, पहले कारण रहता है सामने, उसके बाद में परिणाम निकलता है, इसलिए उसको कहा गया है सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर। लेकिन आगमन प्रणाली या अनुभव प्रणाली में पहले परिणाम सामने रहता है और बाद में कारण का पता चलता है, इसलिए इसको कहा जाता है, या इस विधि में विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की खोज की जाती है। उदाहरण से देखते हैं, दो कांच के गिलास में पानी लेते हैं, एक गिलास में लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं और दूसरे गिलास में लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, तो पता चलता है कि लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्य बातें समान रहने पर पानी में लोहे के टुकड़े डूब जाएंगे तथा लकड़ी के टुकड़ा तैरने लगेगा। यह निष्कर्ष प्रत्येक दशा व प्रत्येक स्थान पर समान होगा या सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब भी कांच के दो गिलास में पानी लेंगे, एक गिलास में आप लकड़ी का टुकड़ा डालिए, दूसरे गिलास के पानी में लोहे का टुकड़ा, तो लोहे का टुकड़ा डूब जाएगा। तो यहां पर क्या है, परिणाम सामने दिख रहा है। अब हम इसको विशिष्ट सत्य मानते हैं और इस विशिष्ट सत्य के आधार पर अब कारण खोजेंगे। विज्ञान का विद्यार्थी भली भांति जानता है कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में कैसे तैर रहा है और लोहे का टुकड़ा पानी में कैसे डूब गया है। तो इस तरीके से आगमन या अनुभव प्रणाली में विशिष्ट सत्य से या विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य खोजे जाते हैं या निकाले जाते हैं। अब हम अर्थशास्त्र से संबंधित उदाहरण लेते हैं। जैसे अनुमान प्रणाली जो है या आगमन प्रणाली जो है, आगमन या अनुभव प्रणाली जो है, उसका हम अर्थशास्त्र से संबंधित उदाहरण लेके देखते हैं। जब बाजार में गेहूं का मूल्य घट जाता है तो गेहूं की खरीदी बढ़ जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। जब गेहूं का मूल्य घट जाएगा तो क्या होगा, गेहूं की खरीदी बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी। यह विशिष्ट सत्य है जिसे हम अनुभव के आधार पर सामान्य सत्य निकालते हैं, तो पता चलता है कि गेहूं का मूल्य घटने के कारण उसकी मांग में वृद्धि हुई है। इसके कारण मांग में वृद्धि हुई,
गेहूं का कीमत घटने के कारण उसकी मांग में वृद्धि हुई है। इसे मांग के नियम भी कहा जाता है। मांग का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के मूल्य घटने के कारण उसकी मांग में कमी हो जाना या वृद्धि हो जाना, यह मांग का नियम बताता है। अब है आगमन प्रणाली के रूप। इसके दो रूप होते हैं, प्रयोगात्मक रूप और दूसरा सांख्यिकी रूप या रीति। प्रयोगात्मक रूप का प्रयोग अर्थशास्त्र में सीमित रूप से किया जाता है, जबकि सांख्यिकीय विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है, जैसे आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाने लगा है। अब है आगमन प्रणाली के गुण, वास्तविकता, निष्कर्षों की जांच की सुविधा, अनुमान प्रणाली के पूरक, प्रायोगिक दृष्टिकोण है इसमें, जटिलताओं पर ध्यान दिया गया है। अब है दोष। दोष को विशेष कर देखते हैं। आगमन प्रणाली के क्या दोष हैं? जटिलता। आगमन प्रणाली अनुमान प्रणाली की अपेक्षा काफी जटिल है। आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली के अपेक्षा काफी जटिल है, क्योंकि आंकड़ों का संग्रह करना फिर उसका विश्लेषण करना बहुत ही कठिन कार्य है, ऐसा मानना है दोष निकालने वालों का। दूसरा है पक्षपातपूर्ण प्रणाली। इस प्रणाली को पक्षपातपूर्ण प्रणाली मान लिया गया है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो सैंपल लेने जाता है, कहीं पे बैठ गया, किसी 2-4 घर का ले लिया सैंपल और उसके आधार पर अगर निष्कर्ष निकाल देता है तो यह पक्षपातपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसको दोष के रूप में लिया गया है। तीसरा, क्षेत्र का सीमित होना। इस प्रणाली के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करना एक असंभव कार्य है, क्योंकि यह प्रणाली सर्वव्यापक नहीं है। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अनुमान प्रणाली ज्यादा उचित है। चौथा दोष है निष्कर्ष का सत्य न होना। इस प्रणाली से निकाले गए निष्कर्ष सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि अन्वेषक द्वारा सर्वेक्षण पूरे क्षेत्र का नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा कि सर्वेक्षण एक जगह बैठकर सरपंच के घर बैठ गया या किसी गांव के मुखिया के घर बैठ गया और वहां से अगर वो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको पूछ के, तो हो सकता है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। तो ऐसे में आंकड़े जो संग्रहित होंगे वो या उससे जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो कैसा होगा? गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष सत्य नहीं होते हैं, ऐसा मानना है। पांचवा दोष है सामाजिक विज्ञान के लिए कम उपयुक्त है। आगमन प्रणाली जो है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि इसका उपयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की घटनाओं का निरीक्षण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अब है निष्कर्ष। अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन की आगमन एवं निगमन प्रणालियों को लेकर अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। हमेशा इसमें मतभेद रहा है। दोनों ही रीतियों के समर्थक अपने अपने पक्ष में ठोस तर्क देते हैं, किंतु इन दोनों प्रणालियों के गुण दोषों के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे के पूरक अथवा सहयोगी हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, दोनों प्रणालियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास चाहते हैं, अर्थशास्त्र का या किसी अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास चाहते हैं, तो दोनों प्रणालियों का सहयोग लेना पड़ेगा या दोनों प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। इस संदर्भ में मार्शल ने स्लोमर के कथन का उल्लेख किया है कि अनुमान, निगमन एवं अनुभव आगमन दोनों ही, मतलब निगमन प्रणाली क्या है? अनुमान प्रणाली है, और आगमन प्रणाली क्या है? अनुभव प्रणाली है। ये दोनों ही प्रणालियां वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उतनी आवश्यक है जितनी कि चलने के लिए दाएं बाएं दोनों पैरों की आवश्यकता होती है।
इससे क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए हम चलना चाहते हैं, हमारे पास 2 पैर हैं, तो दोनों पैर की आवश्यकता होगी, एक पैर से आप चल नहीं सकते। उसी प्रकार से निगमन और आगमन प्रणालियों की दोनों की आवश्यकता होगी अगर अर्थशास्त्र के विकास चाहते हैं तो। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।